यस बेटा, जुड़िए अपने डेरिवेशन सीरीज से, रे ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज अपने टॉपिक लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो हम परावर्तन पढ़ के आ रहे थे वो कंप्लीटली नहीं था, वो एक पार्शियल था, वो आंशिक परावर्तन था। आंशिक कैसे सर? देखो, अगर ये कोई इंटरफेस है, कोई भी सतह है, तो दो माध्यमों को अलग अलग करती है। इस पे जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होता है, प्रकाश इस पर आपतित होता है, ये आपतित प्रकाश हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो क्या होता है कि इसका कुछ पार्ट तो उस मीडियम में चला जाता है और कुछ पार्ट होता है वो नेक्स्ट मीडियम में ट्रेवल कर जाता है। तो ये तो हो गया इंसिडेंट लाइट, ये हो गया रिफ्लेक्टिव लाइट, और ये जो अमाउंट है ये है रिफ्रैक्टेड लाइट। तो पूरा का पूरा जो लाइट है वो वापिस उसी मीडियम में नहीं आया। सम लाइट इज ट्रेवल इन द अनदर मीडियम्स, कुछ लाइट है वो दूसरे मीडियम में चला गया। हमारा टारगेट क्या होगा कि ये जो दूसरे मीडियम में गया है, इस लाइट को इधर ही लेना है, यानी कंप्लीट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द टोटल लाइट कम बैक इन द सेम मीडियम, पूरी की पूरी लाइट है वो उसी मीडियम में आ जाए। तो बेटा TIR होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन उन कंडीशनों को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स जानने होंगे। वो टर्म्स कौन कौन से हैं सर? वो बेटा टर्म्स है, पहला तो है क्रांतिक कोण के बारे में बच्चे को पता हो। क्रांतिक कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, इसको बेटा लिखते IC से लिखते हैं, क्योंकि इंसिडेंट एंगल ही जाकर के क्रिटिकल एंगल बनता है। आपतन कोण होता है ना, वही आके जाकर के क्रांतिक कोण बनता है। या कई जगह इसको कैपिटल C से भी लिखा होता है, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वी डिफाइन द क्रिटिकल एंगल, पहले हम क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करेंगे कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करने के लिए हमारे सबसे पहले जरूरी ये कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये कंपलसरी है कि लाइट है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। मैंने ये एक इंटरफेस लिया, अंतरापृष्ठ लिया, इधर नीचे मान लेता हूँ मैं वाटर है, ऑप्टिकली डेंस है, यानी इधर तो जल हो गया, जल माध्यम हो गया, और ऊपर ले लिया मैंने एयर, एयर यानी वायु। वाटर है वो ऑप्टिकली डेंस है कंपेयर टू द एयर, या मैं ऐसे बोल दूं कि जल प्रकाशिक सघन है वो किसकी बजाय, वायु की बजाय। तो हम ऑप्टिकल डेंसिटी या इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना मैंने N1 और इसका मान लिया N2। तो बेटा ज़्यादा सघन कौन सा है? जल है। ज़्यादा गाढ़ा है वो जल है, ऑप्टिकली डेंस है ये। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1 इज ग्रेटर देन N2। तो पहली बात तो ये होगी कि N1 बड़ा है N2 से। आराम से समझते जाइए, क्रिटिकल एंगल समझ लेंगे इसका मतलब अपने को TIR आ जाएगा। फर्स्ट आई से दैट कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम द डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। पहला जरूरी है कि लाइट है वो ट्रेवल करनी चाहिए डेंस मीडियम टू एयर मीडियम। तो बताओ बेटा कौन सी से कौन सी में जाए, वायु से जल में या जल से वायु में? तो आप कहोगे सर जल से बिल्कुल वायु में जानी चाहिए। इट इज़ द फर्स्ट कंडीशन फॉर डिफाइनिंग द क्रिटिकल एंगल। ये पहली कंडीशन है जब आप क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर रहे हो तो। ओके, इस इंटरफेस को थोड़ा सा डायग्राम लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। इस सरफेस के ऊपर एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये लाइट ट्रेवल की डेंस से, जल से किस में जाना चाह रही है? ये वायु में जाना चाह रही है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। आपतित किरण का इस नॉर्मल के साथ या विलंब के साथ जो कोण होता है वो आपतन कोण। ठीक है सर। आपको पता है बेटा कि जब जल से वायु में जाएगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब लाइट का स्पीड बढ़ता है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो मैं आई की बजाय जो एंगल आर बनाऊंगा वो छोटा बनाऊंगा या बड़ा बनाऊंगा? तो आप कहोगे सर बड़ा बनाओ एंगल, क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ा तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, जाना यहाँ चाह रही है ये, तो अभिलंब की तरफ मुड़ती तब तो ऐसे हो जाती, और दूर होगी तो ऐसे हो जाएगी। तो ये ले लिया, यहाँ आर लगा दूंगा। तो कौन सा एंगल बड़ा है? आर बड़ा है और आई छोटा। फर्स्ट आई राइट हेयर
N1 is greater than N2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। या मैं हिंदी में बोलूं तो इसका प्रकाशीय घनत्व तो पानी का ज्यादा है और वायु का कम है, तभी ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। तो मैं लिखूंगा आई इज लेस देन, ये जो आई है वो छोटा है और आर है वो बड़ा है। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो, जैसे ये 30 है तो ये 30 से तो बड़ा है, कुछ भी हो सकता है 31, 32, 40 ऐसे कुछ भी। तो जैसे जैसे मैं आई को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे आर भी इंक्रीज होगा, यानी आई को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आर भी बढ़ जाएगा। मैं आपसे ये पूछूं कि पहले अप्रोच 90 को कौन करेगा, पहले 90 कौन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये यदि 30 है तो आप कहोगे सर ये 30 से ज्यादा ये 40 है, तो पहले 90 को कौन अप्रोच करेगा, तो आर अप्रोच करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे ज्यादा चल रहा है। जैसे ये 40 होगा तो ये भैया ज्यादा हो जाएगा, ये 50 या 49 ऐसा कुछ हो जाएगा या और ज्यादा हो जाएगा। तो पहले 90 को अप्रोच कौन करेगा, आर करेगा। तो हम एक आई को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वी नोटिस दैट आर इज ऑल्सो इंक्रीज, हम आई को वहां तक ले जाएं जहां आर का मान 90 डिग्री हो जाए। देखो उसको डायग्रामेटिकल लेते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। हियर वी डिफाइन द क्रिटिकल एंगल। बेटा हम अच्छे से समझ रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल हिंदी में लिखूं तो बेटा क्या लिखूंगा, इसको आप कहोगे सर क्रांतिक कोण लिख दो, बिल्कुल लिख देंगे, क्रिटिकल एंगल लिख देंगे। और क्रिटिकल एंगल को बेटा आईसी से लिखते हैं या कैपिटल ई से लिखते हैं। मैंने पहली कंडीशन आपको दी, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंस टू रेयर। ये N1 है बेटा और ये N2 है। आपने इधर लिखा N1 इज ग्रेटर देन N2। ओके सर, मैंने आपको ये कहा कि आप वो आई बनाओ जिसके कोरेस्पोंडिंग आर 90 हो जाए, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी ये आर है वो अप्रोच टू 90, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90, या ये बोल दूं कि अपवर्तित किरण है वो पृष्ठ के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए। इस समय जो आई होगा उसी आई को हम आई सी या सी बोल देंगे, क्रिटिकल एंगल। इसको डिफाइन करते हैं, आपतन प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता हो तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए या अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो जाए, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। बेटा पहला कंडीशन मैंने आपको यह बताया कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, तो आपतन कोण का वो मान जिसके लिए r बराबर 90 हो जाता है, दैट इंसिडेंट एंगल इज ऑल्सो नोन एज द क्रिटिकल एंगल। उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इंग्लिश में डिफाइन करते हैं इसको, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम। जब लाइट किस से किस में ट्रेवल करती हो, डेंस से रेयर में ट्रेवल करती हो, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम then I is also known as the critical angle if its corresponding refractive angle is 90 degree. Otherwise we say that कि refracted rays parallel to the interface, interface के क्या हो जाए वो parallel हो जाए। तो इसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन ये करूंगा कि when r is 90, बच्चा ये सीख जाता है, इसका मतलब इसको सीखता है, when r 90 then I is known as IC। कब, when light travel from denser to रेयर मीडियम। ये कंडीशन में वरना हो नहीं पाएगा। ये सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में। लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, विरल में जानी। तो बेटा आपने क्रिटिकल एंगल सीखा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो होता है सर आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है और प्रकाश ट्रेवल करता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो हम आपतन कोण को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। वो इंसिडेंट एंगल जिसके कोरेस्पोंडिंग रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाता है, दैट इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब इस डायग्राम को नेक्स्ट पे ले लेते हैं अपने। ये एक इंटरफेस है, ये नॉर्मल ऑन
सरफेस है, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ये हमारा एंगल आया आई, लाइट इधर ट्रेवल कर रहा है तो एरो दे देते हैं। ये हमारा n1 था और ये हमारा n2 था। और आर एंगल कितना हो चुका, तो आप कहोगे सर आर एंगल तो 90 हो चुका। आर एंगल हो गया 90, तो लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ कर दूं और एरो दे देता हूँ इस पर। आर बिकम 90, R9। दैट टाइम आई इज नोन एज, आई को हम क्या कह देंगे, आई सी, या मैं इसको लिख दूं आई सी को हम क्या लिखते हैं, सी। आई सी बन गया, क्रिटिकल एंगल बन गया। एक चीज ध्यान देने वाली है कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो अब भी एक रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ, एक परावर्तित किरण है इधर, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, ये आंशिक परावर्तित है। और ये कौन सी थी सर, ये बेटा अपवर्तित, यानी ये है पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी थी, रिफ्रैक्टेड रे थी। और ये कौन सी थी, ये आपतित किरण थी। बिल्कुल, ये आपका इंसिडेंट रे था, ये इंसिडेंट रे था। ओके, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इसके साथ हो जाए। तो अगर मैं आई सी को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो ये 90 तो हो गया, 90 से जैसे ही क्रॉस करेगा इसी मीडियम में आ जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी डी आई आर की। लेकिन पहले इसका इक्वेशन बनाते हैं अपने, पहले क्रिटिकल एंगल को ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, ये हमारा डायग्राम है, इसके साथ चलते हैं डायग्राम के। और स्नेल लॉ को लिखने का एक बढ़िया तरीका बताता हूं मैं आपको। ये हमारा मीडियम था n2, और ये हमारा मीडियम कौन सा था, n1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। इसको बेटा क्या माना था मैंने, एयर माना था सर, ओके बेटा। और इसको क्या माना था मैंने, वाटर माना था। कोई ऑप्टिकली डेंस ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, स्नेल रूल लिखने का तरीका देखिए आप। स्नेल से दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड साइन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल। स्नेल का नियम कहता है कि आप अपवर्तनांक ले माध्यम का और उसी माध्यम का आपतन कोण की जया ले लो। ये क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, हर मीडियम के लिए सेम आएगी। देखो, दो तरीके हैं इसके साइन, इसको स्नेल के रूल को लिखने। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आप लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर, उल्टा लिख दोगे n2 अपॉन n1, एक तरीका वो है। ये सबसे बेटर तरीका, इसमें कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैं यदि ये एंगल लेऊंगा तो इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणा कर दूंगा, ये एंगल लेऊंगा तो इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणा कर दूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखूंगा साइन आई, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, n1 से। वो किसके बराबर होगा, जब मैं लिखूंगा साइन आर यानी 90, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, n2 से। जिस मीडियम का एंगल लेते हो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा इसको, जो आपको बेटर लगे। जैसे हमारा ये था कि रे इससे इसमें जा रही थी, ये R90 था, R क्या था, 90, और ये आई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना था सर ने, n1। इसका कितना माना था, n2। तो मैं फटाक से लिख दूंगा साइन आई, साइन आई, ओके सर। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, n1 से, ओके। इसके इक्वल होगा इस वाला एंगल,
साइन 90 किससे मल्टीप्लाई करूं, n2 से, पहले ये आ गया। या आपको तरीका मैंने ये बताया कि रे की डायरेक्शन में तो क्या लिखो, एंगल लिखो, साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों का रेशियो क्या लिखोगे, उल्टा n2 अपॉन n1, n2 अपॉन, इसको देख लो, ये का ये आंसर इससे आएगा, साइन आई अपॉन साइन 90, इधर क्या है, इसको बटे में ले आया, इसको इधर बटे में ले जाऊंगा, n2 अपॉन, देखो बेटा दोनों एक ही बात है। तो सनेल से दैट, वो हमने हमारी सुविधा के लिए बना लिए फॉर्मूले, सनेल से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड इंसिडेंट एंगल ऑफ दैट, साइन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल दैट मीडियम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी जिस मीडियम का आप एंगल लेते हो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, दोनों का गुणा कर दो, ये हमेशा से सेम आएगा। तो इधर देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया, n2 अपॉन, जब R90 होता है, जब R90 होता है तो I को ही हम क्या कह देते हैं, IC कह देते हैं, IC, IC। तो मैं लिखूंगा साइन IC अपॉन साइन 90 इज रिटन एज n2 अपॉन, देखो साइन 90 हर बच्चा जानता है, साइन 90 कितना होता है सर, एक होता है, तो साइन IC अपॉन क्या आ गया 1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं, n2। ओके, ये क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला बन गया। जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। तो मेरे पास क्या आया, साइन IC, जिसे मैं लिख सकता हूं साइन C, यानी क्रिटिकल एंगल बेटा IC से भी लिखते हैं क्रांतिक कोण को, और क्रांतिक कोण को C से भी लिखते हैं। ये क्या आया, n21। अब इसको देखो आप, मैं जैसे बताऊं वैसे याद रखना है, ये हमारा कौन सा मीडियम था, ये हमारा एयर था, यानी ये रेयर मीडियम था, विरल माध्यम था, और ये कौन सा था, सघन। आपको ऐसे याद रखना, इधर कौन सा आएगा, विरल, और इसके साथ कौन सा आएगा, सघन। या मैं इंग्लिश में लिखूं तो यहां कौन सा आएगा, आप कहोगे सर डेंस आएगा, डेंसर आ जाएगा पहले। ओके, इधर विरल लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या लिखूंगा, रेयर लिखूंगा, पहले डेंस लिख रहा था इधर, तो इधर कौन सा आएगा, डेंसर। इसके इक्वल क्या आएगा, साइन IC और साइन IC। सेकंड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि n21 होता है ना, वो होता है 1/n, इसके 2 का 1 की रिस्पेक्ट में, ये रिसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा किसका, 1 2 की रिस्पेक्ट में। इधर 21 नंबर है तो इधर कितना नंबर है, आप कहोगे सर 12। ये दोनों एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर आपने लिखा साइन IC, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक के अपोन में लिखना चाहूं तो इन दोनों को पलटी कर दूंगा, यानी सघन विरल लिख दूंगा, n सघन, या मैं लिख दूंगा इधर साइन IC इज इक्वल टू 1/n डेंसर और रेयर। देखो बेटा, जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल डाउन होता है, ये रिलेशन होता है इनका। तो यहाँ इस रिलेशन पे बात करेंगे हम, लेंस का रेयर के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे IC का मान डाउन होता जाएगा। तो मैं आपको 4 याद कराता हूँ, वो आपको याद रखने बोर्ड की, वो कौन कौन से देख लो, कौन याद रखने, नेम ऑफ मीडियम, ये
देखो बेटा एक टेबल बनाते हैं। नेम ऑफ मीडियम, नेम ऑफ मीडियम, माध्यम का नाम, माध्यम का नाम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम या माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। इसकी रिस्पेक्ट में सर ये सारे बेटा वैक्यूम या एयर की रिस्पेक्ट में। सर बेटा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल यानी क्रांतिक कोण, क्रांतिक आईसी या ये एन किसी भी मीडियम का होगा और किसकी रिस्पेक्ट में होगा, वैक्यूम की रिस्पेक्ट में या फिर एयर की रिस्पेक्ट में, क्योंकि वैक्यूम का और एयर का लगभग बराबर ही होता है। तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं? आपको फर्स्ट तो याद रखना है वाटर का, चल। दूसरा, ग्लास की दो कैटेगरी है, एक तो है क्राउन ग्लास। कौन सा? क्राउन ग्लास, क्राउन कांच। और थर्ड आपका होगा फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट कांच। और लास्ट होगा आपका डायमंड, डायमंड यानी हीरा। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी तो दोनों एक ही बात है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो कि जो जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। जो ऑप्टिकली डेंस होता जाएगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। देखो हर बच्चे को पता होता है कि जल की बजाय कांच ज्यादा गाढ़ा होता है। और इसको ऐसे याद रख लो, क्राउन मतलब कच्चा कांच और फ्लिंट मतलब पक्का कांच। तो इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। सर कोई और ट्रिक? और ट्रिक ये देख लो, क्राउन, क्राउन का नाम शुरू होता है कैसे, क्या कम। इन दोनों में क्राउन का कम होगा और फ्लिंट का ज्यादा होगा। और लास्ट क्या लिखा मैंने? हीरा। हीरा तो बेटा आपको पता है कि कठोर होता है, हीरा खूब सारा कठोर होता है, रेजिडिटी खूब सारी होती है। तो जो डायमंड का आएगा तो डायमंड का क्या होगा? ज्यादा होगा सबसे। तो इनके बेटा याद रखनी है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। इसका 1.33, कन्फर्म करें इसको, पक्का याद करें। 4/3 कई बार हम इसको यूज कर लेंगे, कई बार इसको यूज कर लेंगे, दोनों बात बराबर ही है। क्राउन कम 1.52, फ्लिंट पक्का ज्यादा। तो ये एक जैसे आंकड़े कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो क्राउन का कम होता है और फ्लिंट का ज्यादा होता है। सर सिंपल कांच नाम आ जाए, ग्लास नाम आ जाए तो बेटा ग्लास का 1.5 लेते हैं। इफ देर आर नो स्पेसिफाई कि क्राउन है या फ्लिंट है, सीधा ग्लास लिखा हुआ, देन यू टेक 1.5, 1.5 ले। डायमंड 2.4। देखो जैसे जैसे गाढ़े होते गए वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका बढ़ता गया, लेकिन बेटा क्रिटिकल एंगल क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। आप कंफर्म करें इसको कि साइन आईसी क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल डाउन होता जाएगा। मैं नीचे की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल का मान क्या कर दूंगा? आप कहोगे सर कम कर। ओके, तो बेटा 1.3 तो वाटर का होता है 48.75 डिग्री। इसका होता है इसका होता है 41.14। ऐसे याद रख सकते हो, इधर 41 है इधर 14 है। इसका होता है 37.31 डिग्री, डिग्री। और इसका होता है 24.41। बेटा ये चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, इनको आप लर्न कर लेना। और आपको सही से ध्यान ये भी रखना है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल डाउन होता जाएगा। तो आज हमने ये पढ़ा कि क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया हमने। क्रिटिकल एंगल वो आपतन कोण होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान
90 हो जाए। हम्म, उल्टा हो जाएगा ये। जैसे कि यदि आप इसको डेंसर इसको रेयर लिखोगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन इस रिलेशन से हो गया। जैसे इधर देखो, आप ये लिखना चाह रहे हो N12, है ना? आप क्या लिखोगे? N1 अपॉन N2। क्या लिखोगे? V1 अपॉन V2, V2 अपॉन V1। अगर आप इसी फॉर्मूले को लिखते हो 2 1, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये सेकंड का किसकी रिस्पेक्ट में? 1 की रिस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलोगे? क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल N2 अपॉन N1। बस इसको ही देख लो आप, इसमें है N1 अपॉन N2, ये है N2 अपॉन, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। देन वी फाइंड द रिलेशन दैट N21 इंटू N12, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। या यहीं से देखने से लग रहा है उल्टे हैं दोनों के दोनों। N12 को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन N21। तो ये रिलेशन होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो N21 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ N, फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेटा क्रिटिकल एंगल आपको डेफिनेटली याद करना है। TIR को कल मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में अंदर अच्छे से समझाऊंगा। और याद रखें कि देर आर द टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और सेकंड, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जी में पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्या होगा? पहली तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड दैट आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। बेटा यस, ओके, मेहनत करते